Hello, students. In 1991, when India adopted new economic policy because of its financial and fiscal crisis, LPG, liberalization, privatization, and globalization was adopted. So, let us understand what is liberalization. I have already discussed earlier the conditions that paves the way for new economic policy in 1991 under Congress ruled government. The Prime Minister was P.V. Narasimha Rao and the then Finance Minister was Mr. Manmohan Singh. So, the three things: liberalization, privatization, and globalization. So, now let us understand what is liberalization. Sorry. Liberalization. As pointed out in the beginning, rules and laws which were aimed at regulating the economic activities become major hindrances in growth and development. मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई थी, जो आर्थिक नीतियाँ क्या फैसला किया गया था, पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाया गया था, उनको प्रोटेक्शन दिया गया था, इम्पोर्ट्स को स्किप करने की कोशिश की गई थी, लाइसेंसिंग पॉलिसी को लागू किया था, वो हिंड्रांस प्रूव होने लगा समय के साथ, फ्रूटफुल नहीं हो रहा था. लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. मतलब लिबरलाइजेशन एक कोशिश था कि पुट एन एंड टू दीज रेस्ट्रिक्शंस, ये जो तरह तरह की बाधाएं थी ओपन मार्केट में कि पब्लिक सेक्टर ये कर सकती है, ये नहीं कर, प्राइवेट सेक्टर्स ये नहीं कर सकती है, जहाँ बोला जाएगा वही कर सकती है, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेते समय रेट टैपिज्म को वो शिकार होंगे, तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करा जाए, ऐसी कोशिश की गई. Though a few liberalization measures were introduced in 1980s in terms of industrial licensing, export-import policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment reform policies initiated in 1991 were more comprehensive. मतलब कह रहा है, हालांकि जो लिबरलाइजेशन की हिंदी अर्थ होता है उदारीकरण. तो ये जो उदारीकरण का जो दौर था, एक्चुअली में सरकार 1980 के ही शतक में कुछ ली थी. किस में? तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में कुछ सुधार किया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए थे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया था 1980s के ही दौर में, फिस्कल पॉलिसी वित्तीय नियम पे कुछ सुधार किया गया था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी काम किया गया था. लेकिन 1991 का जो रिफॉर्म था वो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव था, बड़ा ही प्रभावी था. लेट अस स्टडी some important areas such as the industrial sector, financial sector, tax reforms, foreign sector markets and trade and investment sectors which received greater attention in and after 1991. हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लागू हुआ उसमें क्या क्या सुधार हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, टैक्स सुधार क्या क्या हुआ, कर सुधार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस तरह का सुधार लाया गया है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या सुधार लाया गया, जो मैंने 91 के बाद या उस समय से शुरू हुआ. तो पहला है डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रण में रखना. डी रेगुलेशन मतलब कि थोड़ा नियंत्रण को फ्री करना, एकदम 100% फ्री नहीं करना, बट उसको धीरे धीरे फ्री की ओर ले जाना, डीरेगुलाइज करना, नियंत्रण में नहीं रखने की कोशिश करना. इन इंडिया रेगुलेटरी mechanisms were enforced in various ways in industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced. मतलब भारत का जो पुराना लाइसेंसिंग सिस्टम था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी था 1950 का, उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी इंडस्ट्रीज
करना चाहता, बिजनेस करना चाहता, उसको पहले सरकार से इंटरप्रेन्योर को जाकर के लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, कितना गुड्स प्रोडक्शन करेंगे, सारा कुछ गवर्नमेंट को पहले से बताना पड़ेगा। फिर अगर वो बिजनेस को क्लोज कर रहा है, इसके भी परमिशन गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। तो ये था। दूसरा क्या था, प्राइवेट सेक्टर्स वाज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एंटर ही नहीं कर सकते थे, इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते थे, रेस्ट्रिक्शंस था, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस था उनके लिए। सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और कुछ कुछ गुड्स था पहले रिजर्व था कि ये स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री ही बना सकते हैं। कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और इंडस्ट्रीज जो प्राइस गुड्स का फिक्स करेंगी वो भी सरकार उस पर कंट्रोल रखती थी, नियंत्रण रखती थी, और इंडस्ट्रियल गुड्स कहाँ पे किस मार्केट में जाके बिकेगा ये भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी। तो इस तरह का कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल था। Yes. The reform policies introduced in and after 1991 removed many of these restrictions। तो 1991 का जो सुधार था और उसके बाद में ये सब सारी जो restrictions थे कि गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, क्या बिजनेस करेंगे, कितना करेंगे, कब क्लोज करेंगे, ये सब सारा डिसीजन गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, ये सब पे रिफॉर्म्स किए गए, सुधार लाए गए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबोलिस्ड for almost all but product categories: alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace and drugs and pharmaceuticals। मतलब एक तरह से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो सिस्टम था कि लाइसेंस लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट से, एक तरह से ख़त्म कर दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ों पे रखा गया लाइसेंस। वो था आपका अल्कोहल बनाने वाले इंडस्ट्रीज़, सिगरेट्स बनाने वाले, हैजर्डस केमिकल्स, खतरनाक केमिकल्स बनाने वाले इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स जिसको बारूद कहते हैं, एक्सेट्रा, सब बनाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंडस्ट्री, एरोस्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्री, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना तभी रखा गया 1991 के रिफॉर्म्स के बाद भी। द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर अ पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। पब्लिक सेक्टर के लिए जो सिर्फ रिजर्व रखा गया वो 3 ही थे। एक था डिफेंस से रिलेटेड सारा प्रोडक्शंस गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सारा बिजनेस गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, और रेलवे ट्रांसपोर्ट का सारा बिजनेस गवर्नमेंट के पास रहेगा। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड। पहले जो गुड्स स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व था कि वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करेगी, वो डिजर्व कर गया, यानी अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी चाहे, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज भी चाहे तो वो उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज़ बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज कॉमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब क्या, फाइनेंशियल सेक्टर्स का मतलब होता है वित्तीय संस्थाएं, जैसे कि जितने कॉमर्शियल बैंक्स है, जैसे SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, ये सब सारे कॉमर्शियल बैंक्स है। इन्वेस्टमेंट बैंक जो सिर्फ लोगों से पैसा लेकर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज, इन सब को कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उस पर RBI का कंट्रोल है, रेगुलेशन है। You may be aware that all banks and other financial institutions in India are regulated through various norms and regulations of the RBI। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन सभी के ऊपर नियंत्रण है, स्ट्रिक्ट नज़र है RBI का। The RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves। RBI डिसाइड करती है कि सारे कॉमर्शियल बैंक्स अपना कितना पैसा अपने पास रख सकते हैं, कितना उनको रिजर्व के रूप में RBI के पास जमा करना पड़ेगा, और फिर पब्लिक को कितना देंगे। फिक्सेस इंटरेस्ट रेट, और RBI ही इंटरेस्ट का रेट डिसाइड करती है। नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स को जो लोन देंगे उसका स्वभाव कैसा रहेगा, कितना तक अमाउंट लोन दे सकते हैं,
One of the major aims of financial sector reforms is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of financial sectors. और क्या हुआ, ये जो 1991 का जो रिफॉर्म्स था उसमें ये कोशिश किया गया कि आरबीआई रेगुलेटर का काम ज़्यादा नहीं करे, कान पकड़ने वाला काम नहीं करे, रेगुलेटर यानी फैसिलिटेटर रहे, चीज़ों को सही से गाइडलाइंस करे कि ऐसे करो, ऐसे करना है, अच्छी चीज़ें एडवाइस करे. This means that the financial sectors may be allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI. इसका मतलब होता है कि अगर जो पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, पूरे इकोनॉमी के इंटरेस्ट में अच्छे डिसीजंस बैंक्स अगर ले तो उसमें आरबीआई इंटरफेयर नहीं करेगी. हर बात में आरबीआई से कंसल्ट करना जरूरी नहीं था. ऐसा 1991 में किया गया. द रिफॉर्म्स पॉलिसीज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. और फिर इस सुधार के कारण क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट होने लगा. पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे. इंडियन एज वेल एज फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मतलब कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन के बैंक्स भी भारत में आ सकते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक्स वाज रेज टू अराउंड 50%. और एफडीआई जो फॉरेन से अगर किसी भारत के बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे तो उसको लिमिट बढ़ा करके 50% कर दिया गया. यानी अभी भी रेगुलेशन में 100% फ्री नहीं किया है, लिबरलाइज नहीं हुआ है. दोज बैंक्स which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of the RBI and rationalize their existing branch networks. मतलब ये जो बैंक सब सरकार के कुछ शर्तें फुलफिल करे, सर्टेन कंडीशंस करे, तो उनको आज़ादी दी गई कि आप बिना आरबीआई से परमिशन लिए अपने ब्रांचेस की संख्या बढ़ाओ, अपना नेटवर्क बढ़ाओ. Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard the interests of the account holders and the nation. मतलब कि बैंक सबको तो परमिशन दिया गया था हालांकि कि वो इंडिया और विदेशों से भी पैसा जुगाड़ कर सकते हैं, फंड अरेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो मैनेजरियल एस्पेक्ट था, मतलब प्रबंधन के हिसाब से कुछ चीज़ें आरबीआई अपने पास ही उसको रखा, जिससे कि कोई देश के साथ और जो अकाउंट होल्डर्स है बैंक के उसके साथ कोई चीट फ्रॉड नहीं हो. तो बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों ने ये रिफॉर्म्स देखा. फाइनेंशियल सेक्टर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स. ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स थे जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, इन सबको भारत में भी पैसा लगाने का मौका दिया गया, परमिशन दिया गया. टैक्स रिफॉर्म्स, कर सुधार, ये सब लिबरलाइजेशन में भी हम लोग पढ़ रहे हैं. टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड with the reforms in the government's taxation and public expenditure policies which are collectively known as its fiscal policy. There are two types of taxes, direct and indirect taxes. मतलब कि टैक्स रिफॉर्म्स में सरकार ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के तहत कि जो टैक्सेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट का और जो गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर उन सब में कैसे सुधार किया जाए, उसको कलेक्टिवली फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. तो क्या था, हम जानते हैं कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, तो मैं पहले आपको समझा दूँ. डायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली उस इंडिविजुअल से लेती है जो इनकम अर्न किया है एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे वो रेंट के रूप में हो, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो कमीशन के रूप में हो, या फीस के रूप में हो, तो या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो. इस रूप में जब किसी इंडिविजुअल से हम टैक्सेस लेते हो तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस. एग्जाम्पल मैं बोल ही दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सेट्रा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑल्सो. ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, अच्छा थोड़ा सा बीच में कुछ छूट जा रहा, तो देख लेते हैं. सिंस 1991 देयर हैज बीन अ कंटिन्यूस रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एज इट वाज फेल्ट दैट हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्स वेयर एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इवेजन. मतलब भारत सरकार का जो पुराना डायरेक्ट टैक्सेस का जो पॉलिसी था उसमें देखा गया कि क्या कहते हैं, पहले लोग इंडिविजुअल लोग टैक्स से एवेड करते थे,
इवेज करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेती है, इसलिए वो टैक्स देते ही नहीं थे, टैक्स की चोरी करते थे, अपना इनकम को छुपा लेते थे। तो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स करके ऐसा कोशिश किया कि टैक्सेस रेट कम हो और सब कुछ क्लियर हो, लोग अकाउंटेबल बने, टैक्स पे करे, टैक्स रेट कम हो, ऐसा कोशिश किया। इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स इनकरेज सेविंग्स एंड वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। और सरकार जब टैक्सेस में सुधार करती है तो देखा गया कि जनता भी मैंने टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि लोग सेविंग्स करें, उसको मार्केट में इन्वेस्ट करें और अपने इनकम को अपने आप ही सरकार के सामने डिस्क्लोज करें, VDI, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है, विच वॉज वेरी हाई अर्लियर, हैज़ बीन ग्रेजुअली रिड्यूस, धीरे धीरे उसको भी कम किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स। एफर्ट्स हैव ऑल्सो बीन मेड टू रिफॉर्म द इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी सुधार हुआ। पहले आपको बता दो व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। देखो हम लोग, मैं मैच बॉक्स खरीदता हूँ, मैं बुक्स परचेस करता हूँ, मैं मोबाइल परचेस करता हूँ, मैं लैपटॉप परचेस कर रहा हूँ, मैं ग्रॉसरीज परचेस कर रहा हूँ, आप उस समय देखोगे उसके ऊपर लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक। तो यानी ये जितना सारा चीज़ हम लोग रोड से क्रॉस कर रहे हैं, रोड का टैक्स हम लोग पे करते हैं। तो हुआ क्या, जो टैक्स पे करती है इंडस्ट्रीज, कंपनीज पे करती है गवर्नमेंट को, लेकिन वो कंपनीज, वो इंडस्ट्रीज फिर वो टैक्स अपने प्रोडक्ट के प्राइस में जोड़ करके आम जनता से ले लेती है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, अभी आ गया GST, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सब हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इंडिविजुअल्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो जितने तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट का टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, और फिर जो प्रोड्यूसर्स है उस टैक्स को प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड करके अगले सेलर से, अगले बायर से ले लेते हैं, और अल्टीमेटली इसका बर्डन जो फाइनल कंज्यूमर से वो बियर करता है। एग्जाम्पल में मैं बताया गुड्स एंड सर्विसेज, GST एक्सेट्रा। तो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बता दिया आपको। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। We have been discussing liberalization. Taxes levied on communities in order to facilitate the establishment of a common national market for goods and services commodities is called indirect taxes। ये तो indirect tax का definition बताया कि जो जितने तरह के goods and services मार्केट में सेल्स होते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो indirect tax हो गया। Another component of reforms in this area is simplification। ये indirect taxes के प्रोसेस को भी सिंपल बनाया गया। In order to encourage better compliance on the part of taxpayers, many procedures have been simplified and the rates also substantially lowered। धीरे धीरे इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी सुधार किया गया और टैक्स के रेट्स भी धीरे धीरे कम किए गए। रिसेंटली द पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू लॉ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016 में एक GST पास हुआ पार्लियामेंट से, मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, NDA गवर्नमेंट में। ये पूरे देश में यूनिफॉर्म टैक्सेशन हो गया। टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। अब भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नागालैंड तक एक जैसा टैक्स स्ट्रक्चर है। दिस लॉ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017, और ये पार्लियामेंट में डिस्कस डिबेट होकर के पास हो गया, लॉ बन गया और इसका इनैक्टमेंट लागू हो गया जुलाई 2017 से।
दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और इससे आशा किया गया कि सरकार का इनकम बढ़ेगा। और सही बात है, जब से जीएसटी लागू हुआ है हर साल टैक्स पेमेंट रिकॉर्ड बढ़ रहा है। और इससे क्या हुआ, रिड्यूस टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी बच गई है। एंड क्रिएट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, और पूरे देश में एक देश एक टैक्स और एक बाजार सिस्टम लागू करने की कोशिश की गई है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में सुधार। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वॉज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बोला क्या कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद फॉरेन एक्सचेंज के मामले में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मामले में। इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रुपी वॉज डीवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। मतलब 1991 में तुरंत बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, इंडियन रुपी को डिवैल्यूएट कर दिया फॉरेन करेंसी के, मतलब डिवैल्यूएट माने कम करके दिखाना। इससे क्या होता है कि अगर कोई फॉरेनर्स भारत से फॉरेन से पैसा इंडिया लेकर के आता है तो उसको फॉरेन करेंसी के बदले में इंडिया का ज़्यादा रुपीज़ उसको मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, विदेशी लोग अपना सेविंग्स जो फॉरेन में करके रखे वो इंडिया में भेज रहे। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई $5,000 उस समय अमेरिका से इंडिया भेजेगा, और सपोज करो उस समय डॉलर का रेट इंडिया में रखा गया 20 रुपये से बढ़ा करके उसको 30 कर दिया, कि पहले 20 रुपया मिलता था $1 के बदले, अब 30 मिलेगा या 40 मिलेगा, 50 मिलेगा। तो जो फॉरेनर्स लोग हैं वो इंडिया में पैसा फॉरेन करेंसी देने लगे और बदले में एक्सचेंज में इंडियन करेंसी लेने लगे कि उसको उनको ज़्यादा इंडियन करेंसी मिलेगा। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन, इसलिए भारत में क्या हुआ, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज इनफ्लो बढ़ गया। इट ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। और धीरे धीरे जो ये फॉरेन करेंसी का जो रेट है वो भारत सरकार उसको एक तरह से मार्केट फोर्सेस पर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर छोड़ दिया, गवर्नमेंट कंट्रोल से एक तरह से हटा दिया। नाउ more often than not markets determine exchange rates based on the demand and supply of foreign exchange। और अब फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट इंडियन करेंसी की तुलना में मार्केट के हिसाब से कितना फॉरेन करेंसी का डिमांड है, क्या सप्लाई है, उस हिसाब से उसका रेट घटते बढ़ते रहता है। तो ये सुधार हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स हुआ। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेजिम वॉज इनिशिएटेड टू इंक्रीज international competitiveness of industrial production and also foreign investment and technology into the economy। मतलब liberalization of trade and investment regime was initiated to increase international competitiveness of industrial production and also foreign investment and technology into the economy। कह रहा है क्या कि लिबरलाइजेशन, अगर हम व्यापार में सुधार कर देंगे और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के जो दौर में सुधार, तरीका में सुधार कर देंगे तो क्या होगा, इंटरनेशनल स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ का आपस में कॉम्पिटिशन्स होगा, क्योंकि कोई कहीं भी जाकर के ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आकर सेल कर सकती है, इंडियन कंपनीज भी बाहर में सेल कर सकती है। तो हमको समय के साथ अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है, और टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंजेस होता है। The aim was also to promote the efficiency of local industries and adoption of modern technologies। इसका पीछे का उद्देश्य क्या था कि हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनकी कार्य क्षमता बढ़े और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। तो ये फिर इधर है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया वाज फॉलोइंग रेजिम ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स। मतलब पहले क्या था, भारत विदेशी कंपनियों से अपने देश को बचाने के लिए, विदेशों से कम इंपोर्ट हो सके इसके लिए कोटा सिस्टम कर दिया था, क्वांटिटीज की, आप इतना ही चीज़ इंपोर्ट कर सकते हो, फॉरेन से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। दिस वॉज इनकरेज थ्रू टाइट कंट्रोल ओवर इम्पोर्ट्स एंड बाय कीपिंग द टेरिफ्स वेरी हाई। उस समय क्या होता था, एक तो कोटा सिस्टम फिट कर दिया, उसके बाद टैक्स काफ़ी हाई कर देते थे। दीज पॉलिसीज रिड्यूस्ड एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस विच लेड टू स्लो ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इससे क्या हुआ था पहले 1991 से पहले कि अगर एक तो कोटा सिस्टम है, उस पर से हाई टैक्स सिस्टम है, तो बाहर से गुड्स इंडिया कम आते थे और इंडियन कंपनीज प्रोटेक्टेड वेल के अंदर काम कर रहे थे, जिससे उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस एबिलिटी नहीं बढ़ा। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट, तो ये जो न्यू ट्रेड पॉलिसी लिबरलाइजेशन के तहत 1991 में लागू हुआ, उसका क्या था, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ये जो
क्वांटिटी कोटा कर दिया कि साल में 50 लाख टन ही कोल मंगा सकते हैं या पेट्रोल मंगा सकते हैं, वो कोटा हटाओ। रिडक्शन सॉरी हाँ, व्हाट इज हैपनिंग, टू मच डिस्टर्बेंस टुडे, सॉरी। बस लिबरलाइजेशन फ्री होने वाला है, बी पेशेंट। डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, तो जो क्वांटिटी था, कोटा सिस्टम था, उसको ख़त्म कर दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, टैक्स रेट जो फॉरेन से गुड्स आने पे जो हाई टैक्स रेट था वो सब कम कर दिया। एंड रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सब सिस्टम भी हटा दिया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबोलिस्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजर्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, लेकिन लाइसेंसिंग, इंपोर्ट लाइसेंसिंग रखा गया बाकी सबको हटा करके, लेकिन कुछ में इंपोर्ट लाइसेंसिंग को मेंटेन किया गया। वो था हैजर्डस केमिकल्स या इन्वायरमेंट को सेंसिटिव से इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कोई अगर प्रोडक्ट आएगा, बिजनेस आएगा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम रखा। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो फुल्ली रिमूव्ड फ्रॉम अप्रैल 2001। 2001 आते आते तो गवर्नमेंट ने जो 1991 में जो रिफॉर्म्स हुआ था उसको 2001 में, वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने तो जो कंज्यूमर गुड्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उस पर से भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। और क्या बता रहा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो क्या कहते हैं उसको, निर्यात कर, वो हटा दिया गया था, जिससे कि भारत के इंडस्ट्रीज विदेशी मार्केट में जाकर अपना गुड्स सेल कर सके और फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट से कॉम्पीट कर सके। तो इस तरह से हम लोगों ने लिबरलाइजेशंस को पढ़ा। इसको आप भी अपने बुक से पढ़िए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।